नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आसिया। धनबाद स्वास्थ्य महाघोटाले का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी प्रमोद कुमार सिंह धड़ाधड़ संपत्ति अर्जित कर रहा है। बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा है, कंस्ट्रक्शन के व्यापार में इन्वेस्ट कर रहा है और तब जब वो आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत पर चल रहा है और उसके खिलाफ एसीबी की जांच चल रही है। सवाल ये उठता है कि जो अरबों के घोटाले का मुख्य आरोपी हो, जिसके घर छापेमारी कर गहने और दस्तावेज सीज किए गए हों, वो बेखौफ होकर बेधड़क वो खपा रहा है। स्वास्थ्य महाघोटाला में न्यूज 11 भारत का एक बड़ा खुलासा। इधर एसीबी कर रही है घोटाले की जांच, उधर मास्टरमाइंड प्रमोद सिंह खपा रहा है घोटाले का धन। अकाउंट सीज होने के बाद भी कर रहा है पैसों का ट्रांजैक्शन। अपने हस्ताक्षर से काट रहा लाखों का चेक। खुद और रिश्तेदारों के नाम खरीद रहा कई एकड़ कीमती जमीन। धनबाद के बारामुंडी में हासिल की 26.44 डिसमिल जमीन की पावर ऑफ अटर्नी। मार्च 2021 में अपने नाम कराई खाता संख्या 183, प्लॉट नंबर 71 की पावर ऑफ अटर्नी। अपने और पत्नी प्रिया के ज्वाइंट खाते से काटा 10 लाख का चेक। बाटांड के नवाडी में भी प्रमोद ने खरीदी 1 एकड़ से ज्यादा जमीन। न्यूज 11 भारत के हाथ लगे ट्रांजैक्शन और जमीन खरीद के कई दस्तावेज। जांच के बावजूद धड़ल्ले से संपत्ति अर्जित कर रहा है घोटालेबाज प्रमोद। कैसे खरीद रहा जमीन, आय से अधिक संपत्ति मामले का जमानती। छापेमारी और जांच के बावजूद अपने खाते से कर रहा ट्रांजैक्शन। छापेमारी में 2.5 किलो सोने, हीरे के जेवरात भी हुए थे जब्त। छापेमारी के बाद भी गहने से कैसे लदी है प्रमोद की पत्नी। स्वास्थ्य महाघोटाले के मास्टरमाइंड प्रमोद की पत्नी प्रिया भी है आरोपी। दोनों के अलावा 8 दूसरे आरोपियों के खिलाफ चल रही है जांच। अब नहीं बचेंगे बेखौफ कारगुजारियों को अंजाम दे रहे घोटालेबाज। प्रमोद और उसके साथियों की काली संपत्ति के मिले कई दस्तावेज। एक एक कर न्यूज 11 भारत करेगा आरोपियों के काले कारनामे का खुलासा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिया हमारी खबर पर संज्ञान। ऑडिट और जांच कर दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, बन्ना गुप्ता। वाह रे विधाता, तेरी लीला अपरंपार। जो है महाघोटाले का आरोपी, उसकी ऐश जोरदार। उसके खिलाफ एसीबी की जांच चल रही है। वो घोटाले के अरबों रुपए काली संपत्तियां खरीद कर खपा रहा है। जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत पर चल रहा है, वो अपनी काली आय से कीमती कई एकड़ जमीन खरीद रहा है। न्यूज 11 भारत के हाथ लगे हैं धनबाद स्वास्थ्य महाघोटाले के मुख्य आरोपी प्रमोद सिंह और उसकी आरोपी पत्नी प्रिया सिंह के खिलाफ ऐसे दस्तावेज जो साबित कर रहे हैं कि वो घोटाले के अरबों रुपए को जमीन खरीद कर खपा रहा है। प्रमोद सिंह के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। प्रमोद सिंह फ्रॉडगिरी किया और वही प्रमोद सिंह एसीबी के नजर में आरोपी है आय से अधिक संपत्ति मामले का, लेकिन उसके बावजूद भी वो धड़ल्ले से अपनी संपत्ति को बढ़ा रहा है। जमीन के कारोबार में पैसा लगा रहा है, बिल्डिंग के कारोबार में पैसा लगा रहा है। और इस वक्त हम धनबाद के उसी जगह पे हैं, इसको के हीरक रोड बोलते हैं और ये हीरक रोड के किनारे की जमीन है और ये बहुत
पुरानी जमीन। और जब इस हीरक रोड में 8 लेन की सड़क का निर्माण नगर निगम के सौजन्य से जब शुरू हुआ तो इस जमीन की कीमत रातों रात बढ़ गई। और यही वजह है इधर लोग पैसे इन्वेस्ट कर। अब देखिए ये 8 लेन की सड़क है, काफी पॉश कॉलोनी ये बन चुका है। यहाँ पे 8 लेन सड़क गुजरी है और इसके बगल में एयरपोर्ट है। इस हीरक रोड बोलते हैं, ये भूली की ओर जाती है सड़क। तो वो प्रमोद सिंह इस जमीन में इन्वेस्ट पैसा किया और इसके साथ कई पार्टनर है। हैरान करने वाली बात है कि जिस प्रमोद सिंह और उसकी पत्नी प्रिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, 2016 में एसीबी ने छापेमारी कर जेवरात और अकाउंट सीज किए थे। वो अपने खाते से बेखौफ ट्रांजैक्शन कर रहा है, धनबाद के अलग अलग हिस्सों में जमीन खरीद रहा है, कई जमीन की पावर ऑफ अटर्नी हासिल कर रहा है। प्रमोद सिंह ने बाटांड के नवाडी में भी एकड़ में जमीन खरीदी है। हम नवाडी पंचायत के बरटाड़ गांव में है और बरटाड़ गांव काफी पॉश इलाका हो गया, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे बिरसा मुंडा पार्क आप देख सकते हैं, मेरे सहयोग दिखाने के पीछे कहेंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं धनबाद में, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो यहाँ पे जमीन ले रहे। और इसी जगह पे कितनी बड़ी जमीन यहाँ पे प्रमोद सिंह ने खरीदा है। और खरीदा ही नहीं है बल्कि अब इसमें वो कंस्ट्रक्शन का काम भी कुछ दिनों बाद शुरू करने वाला है। देखिए कितनी इसकी चौहद्दी आप देखिए, कितनी बड़ी जमीन है यहाँ पे। और ये जमीन पार्क बनने के बाद, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने के बाद इधर की जमीन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में बिक रही है जमीन। तो कह सकते हैं आप कि जिसको एसीबी ने आरोपी बनाया, जिस प्रमोद सिंह को, और वो प्रमोद सिंह इतनी जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा, सवाल है। ताज्जुब है जोड़ा पोखर पीएचसी से महज 10-12 हजार की तनख्वाह पर काम करने वाले अनुबंध कर्मी के खिलाफ 2016 में अरबों के घोटाले का आरोप लगता है। 2 पूर्व सिविल सर्जन की संलिप्तता सामने आती है। उसके 7 करोड़ी मकान पर छापेमारी होती है, गहने और अकाउंट सीज होते हैं। उसके खिलाफ जांच चल रही है और वो धड़ल्ले से बैंक ट्रांजैक्शन कर रहा है, जमीन खरीद रहा है। इस खबर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया है और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच और ऑडिट होगी और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। एक बड़े घोटाले की बात धनबाद से आ रही है, लगातार जो है न्यूज़ 11 वगैरह में उसकी खबरें छप रही हैं, आ रही हैं, और हम लोगों का भी नज़र उस पर गंभीरतापूर्वक है और उसमें शायद एक की जमानत भी हो गई है। तो हम लोग इसको जो है, इस चीज़ को विभाग अपने स्तर पे भी जांच कराएगी और हम प्रयास करेंगे कि इसको केवल जांच नहीं कराएं बल्कि इसको जो है अक्षेण वगैरह जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑडिट जो है, वो ऑडिट भी उसका कराएं ताकि जो है दूध का दूध पानी का पानी हो। चूँकि एक यदि क्लर्क स्तर का आदमी जिसके घर में करोड़ों करोड़ रुपए का जो है मूल्यवान पत्थर लगे हों, उनके यहाँ मूल्यवान जो है फर्नीचर आए हों, विदेश से लकड़ियाँ आई हों, तो ये समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े घोटाले की ओर जो है इंगित करता है। न्यूज़ 11 भारत के हाथ लगे हैं प्रमोद और उसकी पत्नी प्रिया और कई आरोपियों की नई संपत्तियों के दस्तावेज, जो सवाल करते हैं कि आखिर कब जांच होगी पूरी, कब आरोपी जाएंगे सलाखों के पीछे, कब होगी इनकी संपत्ति जब्त, क्या तब तक घोटाले की सारी रकम अवैध संपत्तियों में खपा दी जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से दिलीप के साथ रांची से राकेश की रिपोर्ट। तो आखिर ये महाघोटाला आखिर कैसे बना, ये रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ जाएगा। और जो व्यक्ति जिस पर आरोप है और लगातार उस पर जांच चल रही है, उसके घर में छापेमारी की गई, 2.5 किलो से ज्यादा जेवरात, कई तरह के कागजात बरामद किए गए। और इस जांच के बाद वो कैसे अपना अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहा है, कैसे अपनी संपत्ति बना रहा है और लगातार कहीं जमीन खरीद रहा है, कहीं पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम पर है, तो ये सारा खेल आखिर कैसे हो रहा है। उस व्यक्ति कि जिस पर आय से अधिक का मामला चल रहा है, जांच हो रही है और इस जांच के बीच में आखिर कैसे वो अपनी संपत्ति धराधर बना रहा है। कई और चीजें हैं जिस पर हम लगातार चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजीव कुमार जी, अधिवक्ता, जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है राजीव जी।
इसके अलावा हमारे साथ जो इस मामले के विसल ब्लोअर हम कह सकते हैं विनोद उर्फ गब्बर, विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले विनोद जी, आपके पास बड़ी हैरानी होती है, अत्यधिक संपत्ति की जांच चल रही है जिसके खिलाफ, और वो अभी भी अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहा है, संपत्ति बना रहा है। आखिर कैसे ये सब मुमकिन हो रहा है? इससे तो साफ में मालूम चलता है कि अभी भी उसके पास तथा संपत्ति आ रही है। वो जिस तरह से बेखौफ चलता है, बेखौफ उसके पास हथियार, दो हथियार लेके चलता है, आदमियों के साथ में लाव लश्कर के साथ चलता है। इससे तो साफ पता चलता है प्रशासन का उस पर कोई भय नहीं है। वो काफी अकुत संपत्ति इकट्ठा कर लिया है। उस पर से मुझ पे कई बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जान से हमला भी कराया, लेकिन प्रशासन का उस पर कोई डर भय नहीं है। प्रशासन की तरफ से दो हथियार उसको लाइसेंसी मुहैया है, वो क्यों किससे डरेगा? अगर प्रशासन का डर होता तो वो चुपचाप होता है या प्रशासन को कोऑपरेट करता है, लेकिन ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है कहीं से। चलिए, तो प्रशासन का खौफ नहीं है। हमारे साथ अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं, राजीव जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, राजीव जी, एक मामूली सा कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाला कर्मी और उसकी संपत्ति देखकर किसी को भी ये लगे कि आखिर इतनी संपत्ति कहां से और कैसे उसने अर्जित की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच चल रही है और वो उसे इतना भी खौफ नहीं, वो आराम से अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहा है, पत्नी के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है, संपत्ति बनाए जा रहे हैं बिल्डिंग लाइन में और कई जगहों पर वो लगातार पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं तो संरक्षण मिला होगा। कैसे? हालांकि मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन आखिर किसी न किसी का तो शय होगा। कैसे इतनी बड़ी हेराफेरी अभी भी हो रही है? राजीव जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश होगी राजीव जी कि आपसे संपर्क किया जाए। चलिए, आवाज मिल रही राजीव जी? राजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? यहाँ जो भी कानून है, एफआईआर तो हो गया, एंटी पब्लिक मनी का इन्वॉल्वमेंट है जी। उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई उसको कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग जो है या कॉन्फिस्केट करने का पावर जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। ये मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास नहीं गया है लगता है, नहीं तो ईडी ने एफआईआर करके उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो क्राइम प्रोसीडिंग जिसको बोलते हैं, जो गलत मैंने क्रिमिनल एक्ट से कमाया गया है, उसके लिए ये प्रोसीडिंग ड्रॉ होता और ये सारा सीज हो गया रहता, अटैचमेंट हो गया रहता सारा। लेकिन अभी तक लगता है कि एसीबी ने इस मैटर को ईडी को नहीं इन्फॉर्म किया है। कायदे से ईडी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। इसी कारण है कि इसके खिलाफ अभी तक जो है कन्फिस्केशन की प्रोसीडिंग नहीं हुई, इसका बैंक अकाउंट जो है अटैच नहीं हुआ है और मोर और लेस ढीला ढाला जो प्रोग्राम चलता है एसीबी में, उसके चलते इन्होंने ये फायदा उठा रहे हैं। जब अभी जो है आप लोगों ने जो पॉइंट आउट किया है, कई दिन आप लोगों ने दिखाया, इस पूरे प्रकरण को आप सामने लाए, तो एक चीज तो है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। इसके जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने आय से अधिक संपत्ति बनाया है, एक तो आय से अधिक संपत्ति हो गया, दूसरा चीज ये हो गया कि इसने क्राइम करके जो क्रिमिनल एफआईआर हुआ है उसके बेसिस पे इन्होंने प्रॉपर्टी जो बनाई है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब होनी चाहिए इस पर। चलिए, तो कार्रवाई होनी चाहिए और अब तक नहीं। हमारे साथ विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या ईडी को अब तक इन्फॉर्म नहीं किया है एसीबी ने? जांच आखिर किस तरीके से चल रही है? 2016 से ये मामला चल रहा है, 2021 आ गया है और ये लगातार अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाया जा रहा है, इसी तरह गलत तरीके से आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर।
मैम अभी तक किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ईडी ने इस संज्ञान लिया है या नहीं, या फिर एसीबी ने इतने बड़े मैटर को ईडी को दिया है कि नहीं। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है, इसमें तो सीधे सीधे ईडी का इन्वॉल्व होना ही था, लेकिन अभी तक ईडी नहीं इन्वॉल्व होने का कारण समझ में से परे है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इतना बड़ा मैटर उस समय पेपर वगैरह में भी सबने पढ़ा, मीडिया में भी आया था कि झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, लेकिन 6 साल बीत गया मैम, इस कहाँ से कहा जाएगी कि सबसे बड़ा घोटाला? क्या गवर्नमेंट अगर संस्था में अगर इस तरह से है तो कौन किसके खिलाफ मुंह खोलेगा? यहाँ तो जान की आफत आपनी है, यहाँ पे तो सारे सिस्टम के लोग हैं, जो कि प्रशासन में लोग कहा जाए कि प्रशासन के लोग हैं, वो सारे जान के दुश्मन बन बैठे हैं यहाँ पे। कौन यहाँ पे कितना भी बड़ा घोटाला को कोई मुंह खोलेगा? यहाँ 6 साल हो जा रहा है और इसके बाद कई आंख दिखाने वाले, कई पीछा करने वाले, कई हथियार चमकाने वाले लोग, कई लोग तो ये कहते हैं कि पितरिया निकल चुका है, कई भाषा का अजीबोगरीब भाषा का प्रयोग होता है कि हाँ मेरे नाम से गोली निकल गया है तो हथियार निकल गया है तो अब नहीं बचेगा। तो यानी आपको धमकाया जा रहा है विनोद जी? बहुत दिनों से मैम, जब से ये कांड तो क्या इसकी शिकायत आपने की है पुलिस में? जब पहली बार ही हुआ था मैम मेरे साथ घटना, तो मैं थाने में गया था, उल्टे मुझे ही धमका दिया गया था। मैं उस दिन से ही समझ गया कि मैं इसमें मुंह नहीं खोल सकता। ये तो फिर मेरे साथ मैं खुद 4-5 साल तक चुप हो गया, अपने आप को साइलेंट कर लिया, इस मैटर से काफ़ी दूर कर लिया। कभी कभी बीच में काफ़ी दिन तक मैं यहाँ से हट भी जाया करता था मेरे साथ जब कुछ होता था तो, लेकिन फिर न्यूज़ 11 की पहल से और काफ़ी संतावना उन्होंने दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रशासन की तरफ से भी हम लोग बात कर रहे हैं, आपके साथ कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी न्यूज़ 11 की होगी। बहुत कोऑपरेट किए यहाँ के रिपोर्टर, वहाँ से आपके यहाँ से रांची से भी तब जाके मैंने इतना हिम्मत किया। लेकिन मैम अगर प्रशासन में ही लोग रहे और इस तरह की घटना हो तो कौन हिम्मत करेगा मैम? और इतनी बड़ी घटना के बाद में वो सरेआम छाती तान के चलता है, 10 आदमी उसके आगे पीछे, न पैसों की कमी है, सरकारी लाइसेंस उसके पास है, ये तो हमको समझ नहीं कि उसका लाइसेंस अब तक रद्द क्यों नहीं हुआ। उसके साथ अगर एसीबी को क्लियर हो गया कि उसकी गाड़ियां हैं, वो सारे फ्रॉड करके वो गाड़ियां हैं, तो उसकी गाड़ियों को सील क्यों नहीं किया, उसके घर को सील क्यों नहीं किया गया? ये तो साफ पता चलता है कि वो उसी गाड़ियों को यूज कर रहा है जो गाड़ियों का नंबर सरेआम पेपर में आया था, कई जगह जिक्र भी है इसका, लेकिन न घर न पेपर गाड़ी कुछ जब पैसे आते हैं विनोद जी तो कई अधिकारी भी बिक जाते हैं और उन्हें भी खरीद लिया जाता है, शायद उस वजह से अब तक ये खुलेआम ऐसे घूम रहा है। राजीव जी, क्या जो इतना बड़ा ये महा घोटाला हुआ है बिना किसी बड़े अधिकारी के, या यूं कहें कि बिना किसी सफेदपोश के संरक्षण में, क्या इतना बड़ा घोटाला हो सकता है? कैसे इसकी भनक नहीं लगी? ऑडिट होता था तो कैसे ये चीज सामने नहीं आ पाई? कि पहले भी हम लोग जो बैठे थे आपके यहाँ, तो हमने कहा था कि होता क्या है कि जितने भी यहाँ पीएचसी और सीएचसी है उसमें जो फंड आते हैं वो फंड जो है उसका मिसयूज होता है। और यही कारण है कि पिछले 20 सालों में करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का पीएचसी और सीएचसी केवल बना है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। आज स्थिति यह है कि पूरे राज्य में जब कोरोना आया तो आप देखेंगे कि केवल रिम्स बच गया और सदर हॉस्पिटल बच गया जी। और इसके अलावा जो भी छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं वो टेम्पररीली उसमें काम कर रहे हैं। यदि ये घोटाले नहीं हुए रहते जो अभी आपके यहाँ जो दिखा रहे हैं उन्होंने किया है, तो आज ये नौबत नहीं आती कि सारे लोग जो है बांकुड़ा, साहेबगंज और कोडरमा से लोग भाग करके रिम्स में आते हैं। वो वहीं के किसी न किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट होकर के अपने को ठीक कर लेते। लेकिन देखिए इसमें गलती सबकी है। इसमें हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, विधायिका हो, हमारे कार्यपालिका हो, जुडिशरी भी कुछ हद तक है, कि जिन्होंने ध्यान नहीं दिया और जब ये आफत आ गया तो आज हम लोग छाती पीट रहे हैं कि अरे हमने तो कुछ नहीं किया, हमको ये करना चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, वो चाहिए। इस तरह के घोटालेबाज ये लोग बेसिकली, ये वही कारण है कि आज हम लोग आज जितने भी हमारे यहाँ मृत्यु हुई है तो कुछ ना कुछ कारण ये लोग भी है। इन्हीं के बदौलत ये इस तरह की घटनाएं घटी है जिसके चलते ऑक्सीजन नहीं मिला।
विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बड़ी हैरानी होती है, इतना बड़ा घोटाला होता है और तमाम कई लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, बैंक अकाउंट उनका इस्तेमाल किया जाता है, बदले में कुछ रकम भी हो सकता है दी जाती हो या फिर किसी को अंधेरे में रखकर ये तमाम चीजें की जाती हो। लेकिन इतना बड़ा ये महा घोटाला कैसे मिली भगत के साथ हुआ और अब तक देखिए कि कितना रसूख है इसका, या कितने पैसे इसने फेंके होंगे कि जांच चल रही है उसके बावजूद वो आराम से अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है। जी मैम, इसका तो कुछ सोच से बाहर है। उसकी प्रॉपर्टी के बारे में तो इतना हम लोगों ने कभी जाना ही नहीं था। न्यूज़ 11 के थ्रू हम लोग भी जाने की इतनी अकुत संपत्ति बना ली है। पहले तो हम लोग जानते थे कि वो जमशेदपुर और ये गिरिडीह और बोकारो का बोलता था कि ऑक्सीजन का वो टोटल का वो सप्लाई करता है तो उसके पास पैसा आता है, तो हम लोग समझते थे चलो भाई पैसे वाला आदमी है। लेकिन ये तो आप लोग के थ्रू भी मालूम चला, न्यूज़ 11 ने तो काफ़ी कोड़ के निकाल दिया, काफ़ी उसके धंधे और उसके बारे में जो हम लोग भी अभी कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और ये उस समय जब खुलासा हुआ था, एसीबी की छापा पड़ा था, तब हम लोग कुछ जाने कि इसका इतना अवैध कारोबार है। इसके बारे में तो सोच के भी अब डर लगता है कि हम लोगों ने, हाँ, या हमसे बहुत बड़ी भूल कहीं तो नहीं हो गई कि हम एक सिस्टम से लड़ने चल पड़े हैं, वो भी अकेले, ना आगे कोई है न पीछे कोई है। और ये घोटाला होता कैसे था विनोद जी, थोड़ा समझा पाएंगे कि हमारे दर्शकों को आखिर कैसे ये इतना बड़ा पूरा घोटाला होता था, कैसे एक सरकारी रकम को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था? मैम देखिए, कुछ लोगों को तो अपना इमोशनल करके या फिर जैसे हम ही को यूज किया गया, तो अक्सर ये बाहर रहता था, बोलता था कि घर पे कुछ पैसा भेज दे दीजिए ना, मैं आऊँगा तो दे दूंगा। कभी रहा तो दे दिया, नहीं तो बोला कि नहीं है, तो कहता था कि अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, दे दीजिए, मुझे 2-4 दिन लगेंगे, इमरजेंसी है। तो ऐसे करके ट्रांसफ़र कर दिया, तो कुछ पैसे उसके घर पे जो दिया तो दे दिए, या फिर मैं दे दिया था, वो बाद में ट्रांसफ़र कर दिया, ये चीज़ हुआ था। तो इस तरह करके हमको लगता है और भी लोगों को किया होगा, या फिर और जो किस वजह से इसके साथ हुए पहले से, वो तो हम भी नहीं जानते। ये 2008 से कर रहा है, ये 2008 से जॉब कर रहा है। मेरे कॉलोनी में ये 2010 में रहने आया था, मैं 10 से इसको जानता हूँ। लेकिन अब तो मालूम चल रहा है कि 12 से शायद इसका टोटल बैंक अकाउंट का शायद 2012 का शो किया गया है, जबकि 2008 से ही इस ब्लैक मनी के में संलिप्त हो, क्योंकि उस समय से ही इसका रहन सहन, वो 200 ग्राम 300 ग्राम का सोने का चैन पहनना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना, वो तो साफ पता चल रहा था कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन कोई बिजनेसमैन भी उस तरह से ठाट बाट उसका नहीं देखा गया जिस तरह से इसका रहता था। तो अब तो समझ में आता है कि इसका बहुत पहले से ये कारोबार होगा। तो राजीव जी, किस तरह ये पैसों की हेराफेरी करता था, किसी को इमोशनल अपने जाल में फंसाकर, किसी को लालच देकर इतनी बड़ी रकम, और बिना किसी अधिकारी के शय के, बिना किसी बड़े अफसर के शय के, बिना किसी सफोद पेश के शय के ये चीजें मुमकिन नहीं हो सकती। इतना बड़ा घोटाला, एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाला क्लर्क 10,000 रुपए जिसकी तनख्वाह, इस तरह लग्जरियस लाइफ बिताए, आलीशान महल जैसे घर बनवाए, लकड़ी इंपोर्ट हो, ये तमाम चीजें देखकर हैरानी होती है। शायद इस वजह से झारखंड का अब तक वो विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। बोल रही है कि क्योंकि जो भी आज जो दिख रहा है, जो आप दिखा रही हैं, ये तो सैंपल है। इस तरह के लोग जो है करके इन्होंने पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है। आज हेल्थ डिपार्टमेंट का ये पैसा जो ये आदमी कमा के, एक तरह से कहिए कि 16 से FIR हुआ है, और ये फिर जो है दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि ही हो रही है इसमें। और किसी प्रकार का इसको जो बोलते हैं कि अपने रिमोर्स नहीं है अपने चेहरे पर, या इसको एक तरह से पछतावा नहीं है कि हमने गलत काम किया है, FIR हो गया, ये तो और डेयर डेविल है, ये तो और आगे बढ़ रहा है। तो हमारे कानून का जो शासन है, उसके तहत ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, और जिससे ये पता लगता है कि नहीं, कानून का डर इस पर है। लेकिन हमको लगता है कि जो आप दिखा रही हैं उसके हिसाब से तो इसको तो कानून का डर ही नहीं मालूम, डर ही नहीं है। ये तो दिन दूनी रात चौगुनी और वृद्धि ही कर रहा है,
और आगे बढ़ रहा है। राजीव जी, कहीं ना कहीं खामी ने कहा कि ईडी को इन्फॉर्म नहीं किया होगा एसीबी ने, इस वजह से सीज नहीं हुए अकाउंट, इस वजह से संपत्तियां सीज नहीं हुई। तो क्या इसी का ये फायदा उठा रहा है और इस तरह अपनी संपत्ति को और बढ़ा रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल हमको लगता है कि 100% कारण यही है। एनफोर्समेंट एसीबी के लोगों ने अपना पूरा डिटेल, चाहे डॉक्यूमेंट्स, जनरली शेयर नहीं करते हैं जैसा हमको इंफॉर्मेशन है ईडी से। ये ईडी वाले जब अप्रोच करते हैं एसीबी को, तो उसमें भी देने में आनाकानी करते हैं। कई मामलों में हम लोगों ने देखा है, सुना है। इस तरह का यदि एटीट्यूड रहेगा तो ये प्रमोद सिंह टाइप के लोग जो है फले फूलेंगे हमारे समाज में। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, आप मानेंगे नहीं कि यहाँ पे राज्य सरकार ने उसको एक परमानेंट ऑफिस के लिए जगह, जमीन नहीं मुहैया कराया। हमने उसके लिए PIL दायर किया है कि एक सेंट्रल एजेंसी को यहाँ पे 1, 2 कमरे, 3 कमरे के पीपी कंपाउंड में रहना पड़ रहा है, रेंटेड प्रेमाइसेस में। तो क्या स्थिति है? आप स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि फ्री एंड फेयर तरीके से घोटालेबाजों के खिलाफ जांच हो। ये तो एटीट्यूड है। हम आज के दिन की नहीं बोल रहे हैं। पिछली सरकारों में 2018 से ईडी ने चिट्ठी लिख लिख के थक गए, उनको अभी तक प्रॉपर्टी एक स्पेस नहीं प्रोवाइड किया गया। क्या जमीन की कमी है? क्या स्ट्रक्चर की कमी है? यहाँ पे बना बनाया तो इतना वेस्ट हो रहा है। हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं उससे क्लियर है कि प्रमोद सिंह टाइप के लोग फले फूलेंगे और हम लोगों का जो कानून है और संस्थाएं हैं वो कहीं भी इनके खिलाफ आसपास में नहीं नजर आती है। यही कारण है कि आज आराम से ये लोग जानते हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, जिसको चाहेंगे खरीद लेंगे, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है। जो आज विनोद मिश्रा जो गवाह है उर्फ गब्बर जी, ये अपना जिंदगी हथेली पे रख करके गवाही देने के लिए तैयार है। ये इन्होंने बाहर लाए ये पूरे घोटाले को, अब उन्हीं के जान के लाले पड़ रहे हैं। सोचिए कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसके पीछे भी यदि उसका जान को भी बचाना मुश्किल हो जाए तो इस समाज में कौन आएगा आगे? अभी जो है सबसे जरूरी है कि इस व्यक्ति के खिलाफ राज्य सरकार जो है, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर के खिलाफ अभी कार्रवाई हुई है सरायकेला खरसोवा में, उसी तरह का इस व्यक्ति के भी खिलाफ होना चाहिए। यदि उसके खिलाफ कहीं ना कहीं उससे व्यक्ति लूपहोल जी और अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। जरूरत है कि ऐसी संस्थाएं ईमानदारी के साथ काम करें, तभी ऐसे भ्रष्टाचारी सामने आएंगे, बेनकाब होंगे और खौफ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। विनोद जी, आपका भी शुक्रिया और लगातार इस खबर पर हम बने रहेंगे, लगातार हर दिन की अपडेट आपको देते रहेंगे, क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है, जब तक भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे नहीं होता, हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। 11 सच है तो दिखे।